नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 9 भूगोल का अध्याय 3 भारत के अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें आपके पहला ही आता है अपवाह। अपवाह होता क्या है? तो अपवाह शब्द एक क्षेत्र में नदी तंत्र की व्याख्या करता है, ठीक है ना। अपवाह शब्द है वो एक क्षेत्र में नदी तंत्र की व्याख्या करता है। इसको अगर अपन साधारण भाषा में लें तो जल का नदियों, नालों एवं जल धाराओं के रूप में बहना अपवाह तंत्र कहलाता है। अब भारत के मानचित्र को अगर ध्यान से देखेंगे तो हम पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती है तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती है, ठीक है ना। जैसे ये छोटी छोटी हिमालय या कहीं से भी छोटी छोटी धाराएं आती है और धीरे धीरे मिलकर ये एक नदी, जैसे ये मुख्य नदी है, इसमें मिल जाती है। तो एक नदी का इस प्रकार से निर्माण होता है और ये नदी बहना प्रारंभ कर देती है। अंततः इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र, महासागर में होता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करता है। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं, ठीक है ना। तो जल विभाजक किसे कहा जाता है? जो उच्च भूमि होती है दो नदियों के बीच में या जो दो जल धाराओं के बीच में जो उच्च भूमि होती है तो उसे जल विभाजक कहा जाता है। जैसे अपने राजस्थान में अरावली है, ये भी एक तरह से जल विभाजक ही है, ठीक है। तो ये आपके डायग्राम दिया गया है जल विभाजक का। ये अब द्रोणियां हैं दो, देखो ये जल विभाजक हो गया, बीच में ये अपवाह द्रोणी हो गई एक और ये दो। इसमें देखो अब ये जल विभाजक से ये पानी इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है और यहाँ पर बीच में नदी का निर्माण हो रहा है। जल छोटे छोटे जल धाराओं से बीच में नदी का निर्माण हो रहा है। तो दोनों साइड में नदियाँ बह रही है और बीच में जो ये उच्च भूमि है, ऊंचा उठा हुआ भाग, उसे जल विभाजक कहा जाता है। अब इसमें एक प्रश्न आपके आ रहा है कि विश्व में सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी कौन सी नदी की है? अमेजन की। तो अमेजन कहाँ से निकलती है, कहाँ पर है अमेजन? तो दक्षिणी अमेरिका की ये नदी है, ठीक है। अब देखो भारत में अपवाह तंत्र। तो भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रक मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के आधार पर होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। दो मुख्य भाग कौन कौन से? एक तो हिमालय की नदियाँ और एक प्रायद्वीपीय नदियाँ, ठीक है ना। हिमालय पहाड़ से निकलने वाली नदियों के बारे में हम हिमालय नदियों के बारे में हिमालय नदियों में पढ़ेंगे और प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियों के बारे में हम प्रायद्वीपीय नदियों में पढ़ेंगे। तो ये दो प्रकार से मुख्य भाग बांटा गया, एक तो हिमालय की नदियाँ मतलब हिमालय से जो निकलती है और एक प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं। तो ये दो अलग अलग स्थानों से निकलती है, तो इनमें स्वभाव भी इन दोनों प्रकार की नदियों के अलग अलग है। हिमालय की अधिकतर नदियाँ बारहमासी होती है, बारहमासी मतलब 12 महीने ही इनमें जल होता है, ठीक है ना। अब जल 12 महीने ही कैसे होता है इनमें, ठीक है ना। प्रायद्वीपीय नदियाँ तो मौसमी नदियाँ होती है, जब बारिश का मौसम होता है तभी उनमें जल होता है, मगर हिमालय की नदियाँ होती है वो 12मासी होती है, मतलब 12 महीने ही उनमें पानी रहता है। क्योंकि इनको वर्षा के अतिरिक्त जो ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में बर्फ़ होती है वो पिघलती रहती है, तो उनसे इनको जल प्राप्त होता रहता है। 12मासी नदियाँ, इनमें वर्ष भर पानी रहता है क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। हिमालय की दो मुख्य नदियाँ
ठीक है ना। हिमालय की दो प्रमुख मुख्य नदियां हैं, एक तो सिंधु और एक ब्रह्मपुत्र। इस पर्वतीय क्षेत्र के ऊपरी भाग से निकलती है। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण किया है, ठीक है ना। हिमालय की अब गार्ज क्या होता है, यहाँ देखो नीचे आपके एक चित्र आया है, दोनों साइड में ये पहाड़ी भाग है, ठीक है ना, और ये नदी है। तो नदी जब निकलती है तो तीव्र गति से निकलती है, तेज गति से निकलती है, तो ये पहाड़ों को काट देती है और बीच में ये खाईनुमा एक आकृति बना देती है, जिन्हें अपन गार्ज कहते हैं। तो इन गार्जों का निर्माण इन नदियों ने किया है। हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है। यहाँ देखो एक अपवाह प्रतिरूप बताया गया है, आपको यहाँ चित्र के द्वारा भी समझाया गया है कि एक अपवाह प्रतिरूप में धाराएं एक निश्चित प्रतिरूप का निर्माण करती है, जो कि उस क्षेत्र की भूमि की ढाल, जलवायु संबंधी अवस्थाओं तथा अर्धस्थ शैल संरचना पर आधारित है। ये गुमराकृतिक, जालीनुमा, आयताकार या अरीय अपवाह प्रतिरूप में दुर्माकृतिक प्रतिरूप तब बनता है जब धाराएं उस स्थान के भूस्थल की ढाल के अनुसार बहती है, ठीक है। इस प्रतिरूप में मुख्य धारा तथा उसकी सहायक नदियां एक वृक्ष की शाखाओं की भांति प्रतीत होती है। तो ये देखो, ये एक पेड़ होता है, पेड़ में अनेक शाखाएं होती है, जैसे ये है, और इसमें अनेक प्रकार की ये शाखाएं टाइप में आपके दिख रही है, ठीक है ना, जैसे एक पेड़ हो, उसके वृक्ष की शाखाओं की भांति प्रतीत होती है। जब सहायक नदियां मुख्य नदी से समकोण पर मिलती है तब जालीनुमा प्रतिरूप का निर्माण होता है। तो ये आपके जालीनुमा प्रतिरूप देखो, समकोण पर मिलती है, ये सीधी देखो चल रही है, ठीक है ना। यहाँ जालीनुमा प्रतीत वहाँ विकसित होता है जहाँ कठोर और मुलायम चट्टानें समानांतर पाई जाती है। प्रतिरूप प्रबल संदिग्ध शैलीय भूभाग पर विकसित करता है। अरीय प्रतिरूप तब विकसित होता है जब केंद्रीय शिखर या गुंबद जैसी संरचना धाराएं विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित होती है। ये आपके ये चित्र देखिए, ये मध्य भाग शिखर मतलब ऊपर उठा हुआ है और इसमें ये धाराएं अलग अलग दिशाओं में बह रही है। जब केंद्रीय शिखर या गुंबद जैसी संरचना धाराएं विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित होती है, विभिन्न प्रकार के अपवाह प्रतिरूप का संयोजन एक ही अपवाह द्रोणी में भी पाया जा सकता है। तो ये इस प्रकार की अपवाह द्रोणियाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब अलग अलग में हो, एक ही अपवाह द्रोणी में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। फिर यहाँ पर देखो एक और चित्र दिया गया है आपके नदी का ही है, वो ये नदी के उद्गम से लगाकर अंत तक इसमें दिया गया। इस चित्र को एक बार आप लोग समझ लो, ठीक है ना। तो ये नदी का उद्गम स्रोत है, मतलब नदी जहाँ से उत्पन्न हो रही है, बन रही है, ठीक है ना। ये ऊपरी भाग है, मतलब सबसे ऊपरी भाग, फिर मध्य भाग, फिर गोखुर झील, यहाँ विसर्प, और यहाँ पर फिर निचला भाग, और यहाँ पर ये डेल्टा का निर्माण हो रहा है। तो डेल्टा वगैरह या विसर्प या गोखुर झील किसे कहते हैं आगे आएगा, मगर आप अभी समझ लो। तो नदी जब अपने क्षेत्र में बहती है, ठीक है ना, बहते बहते वो सांप के आकार, मतलब एस के आकार में ये चलती है, तब जो ये एस का आकार है ये विसर्प कहलाता है, ठीक है। उसके बाद में गोखुर झील देखो, नदी बह रही है, ठीक है ना। अब ये इस प्रकार से, पहले ये नदी इस प्रकार से बह रही थी, ठीक है ना, मगर किसी कारणवश इसके मुहाने पर यहाँ मिट्टी इकट्ठी हो गई और नदी ने अपना रास्ता ये चेंज कर लिया, ठीक है, और आगे बढ़ गई। तो ये जो गाय के खुर के समान एक आकृति बनती है, तो इसको गोखुर झील कहा जाता है। गोखुर मतलब गो मतलब गाय, और खुर मतलब जो गाय का खुर होता है, उस आकार की ये झील का निर्माण होता है। उसके नीचे आप लोग देखिए डेल्टा, जब नदी अपने मुहाने पर, मतलब अंतिम छोर पर पहुंचती है समुद्र वगैरह में गिरने से पहले, तो वहाँ पर इलाका समतल इलाका आ जाता है। तो जो अपने साथ नदी बालू वगैरह बहाकर लाती है,
तो वो उस मैदानी भाग में बिखेर देती है। तो उसकी वजह से ये नदी है वो कई धाराओं में विभक्त हो जाती है, छोटी छोटी धाराओं में विभक्त हो जाती है और चारों तरफ मिट्टी वगैरह बिछा देती है। तो इस अवस्था को अपन डेल्टा कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके विसर्प, डेल्टा, गोखुर झील ये क्लियर हो गया। जब आगे आएगा तो इसको एक बार वापस देख लेंगे अपन। अब चलते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती है, मतलब मौसम, जब बारिश का मौसम होता है तभी वो नदियाँ बहती है, क्योंकि उनको पानी है इन नदियों को वो सिर्फ बारिश से ही प्राप्त होता है, क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम व छिछली होती है। छिछली मतलब कम गहराई वाली। फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती है तथा पश्चिम की तरफ बहती है। क्या आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों के बारे में बता सकते हैं? प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां हैं वो पश्चिमी घाट से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। अब अपन पढ़ेंगे हिमालय की नदियां। हिमालय की नदियां सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। ये नदियाँ लंबी है तथा इनके महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियाँ आकर इनमें मिलती है। तो सहायक नदियाँ और सहायक नदियाँ किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो ये एक समझ लो ये एक मुख्य नदी है, ठीक है। इसमें छोटी छोटी नदियाँ आकर मिल जाती है, ठीक है ना। तो जो ये छोटी छोटी नदियाँ इनको सहायक नदियाँ कहा जाता है। मुख्य नदी में छोटी जल धाराएं या छोटी नदियां आकर मिल जाती है तो उन्हें सहायक नदियां कहा जाता है। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। नदी तंत्र किसे कहा जाता है? मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। सिंधु नदी तंत्र। अब सिंधु नदी के बारे में अपन पढ़ेंगे। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में पश्चिम की ओर बहती हुई ये नदी भारत में जम्मू कश्मीर, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर के लद्दाख ज़िले में प्रवेश करती है। इस भाग में एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय घाट का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा इस नदी में मिलती है। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहती हुई अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। अब सिंधु की सहायक नदियां देखो, सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान के मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। इसके बाद ये नदी दक्षिण की तरफ बहती है तथा अंत में कराची के पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। 2900 किलोमीटर लंबी। अब सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु विश्व की लंबी नदियों में से एक है। फिर पहले इसका सिंधु नदी का डायग्राम आप लोग देख लो। ये सिंधु नदी है, ठीक है ना। देखो आप, सिंधु, झेलम, सतलज, रावी, चेनाब सारी है, ठीक है। ये लद्दाख में प्रवेश करते हुए, तो ये सिंधु नदी का है। बाकी नीचे गंगा नदी का भी आया हुआ है आपके। अब अपन पढ़ेंगे गंगा नदी का। गंगा नदी तंत्र। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है, ठीक है ना। तो गंगा का जो उद्गम स्थल है वो भागीरथी और गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड में देवप्रयाग में इसमें अलकनंदा नदी है वो देवप्रयाग में इसमें मिल जाती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भागों में प्रवेश करती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती है। इनमें से कुछ प्रमुख नदियां हैं यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी। यमुना नदी हिमालय के
यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है। इसके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्सों में बाढ़ आती है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। जान और माल मतलब बहुत सारी जो जीव जंतु है या मनुष्य है उनकी भी हानि होती है और बहुत सारा नुकसान होता है रुपये वगैरह का, जैसे फसलें बर्बाद हो जाती है या बहुत सारी चीज़ें बह जाती है, सड़कें पुल वगैरह टूट जाते हैं, तो ये माल का नुकसान है। लेकिन ये वे नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बना देती है। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि में बहने वाली मुख्य सहायक नदियां इनकी है चंबल, बेताव तथा सोन है। यह अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती है। इसकी लंबाई कम तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। अब देखो, बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। यह गंगा डेल्टा का उत्तरी बिंदु है। यहाँ नदी दो भागों में बंट जाती है। भागीरथी हुगली, जो इसकी एक वितरिका है, मतलब एक धारा है, दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह वृहत नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन का डेल्टा के नाम से जाना जाता है। ये विश्व का सबसे अच्छा डेल्टा है और बड़ा डेल्टा है। अब देखो इसकी विशेषता, सुंदरवन डेल्टा नाम वहाँ पर पाए जाने वाले सुंदरी पादप मतलब पौधे हैं उनके नाम से पड़ा है। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। अब गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर है, मतलब 2500 से भी अधिक किलोमीटर है। अगर आंकड़ों में अपन देखें तो 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई है। गंगा नदी के अपवा तंत्र को अब अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। अंबाला से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्प बन जाते हैं। विसर्प मैंने आपको पहले ही समझाया था, एक बार देख लो। नदी है, ये जब बहती है और इस प्रकार से इस आकार बना देती है तो इसको विसर्प कहा जाता है। विसर्प, ठीक है ना। अब ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलज के स्रोत के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बरवा शिखर 17,757 मीटर के पास पहुंचकर ये अंग्रेजी में यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है तथा दिबांग, लोहित, केनुला एवं दूसरी सहायक नदियाँ इसमें आकर मिल जाती है और असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है तथा यहाँ इस नदी के जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में ये उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। यहाँ नदी में जल एक सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुफित नदी के रूप में बहती है तथा ब्रह्मपुत्र से नदीय द्वीपों का निर्माण करती है। यहाँ आपको ब्रह्मपुत्र में पाए द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदीय द्वीप का नाम याद है, मांजुली। क्या नाम था उसका? मांजुली द्वीप। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु
में ये नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है तथा भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और ये बार बार अपनी धाराओं के मार्ग में परिवर्तन करती है। अब देखो अपन इस पार्ट को एक बार वापस दोहरा लेते हैं, मुख्य मुख्य सारांश आप लोग देख लो इसको। अपवा, अपवा का मैंने आपको शुरू में बताया था। अपवा शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। साधारण शब्दों में अपन देखें तो जल का नदीय नालों एवं जलधाराओं के रूप में बहना ही अपवा तंत्र कहलाता है। अब भारत की मुख्य नदियों को दो भागों में बांटा गया है, हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। अभी अपन ने इस पाठ के अध्याय में सिर्फ हिमालय की नदियों के बारे में अध्ययन किया था। तो हिमालय की नदियों में मुख्य आपके पहले जो हिमालय की नदियाँ होती है उसकी विशेषताएं क्या क्या है उसको एक बार दोहरा देता हूँ कि हिमालय की अधिकतर नदियाँ 12 मासी होती है, मतलब 12 महीने उनमें पानी होता है। दूसरा, इनमें वर्ष भर पानी रहता है क्योंकि इनमें बारिश के अलावा पानी ऊंचे पर्वतों से बर्फ पिघलने के कारण प्राप्त होता रहता है। दूसरा, हिमालय की दो प्रमुख नदियाँ आपके सिंधु और ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, इन नदियों एवं पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण किया। ये गार्ज है, ठीक है ना, ये नदी है जो पहाड़ों को काटकर गार्ज का निर्माण कर रही है। ठीक है, ये नदियाँ अपने साथ भारी मात्रा में बहाकर रेत या समझ लो आप बालू लाती है, बालू मतलब रेत वगैरह लाती है। तो ये नदी है, ये बह रही है और साथ में आपके बालू ला रही है। ये बालू को आप यहाँ देखो डेल्टा के आसपास जहाँ निचला इलाका होता है नदी का वहाँ पर बिछा देती है। ये नदियाँ अपने मध्य एवं निचले भागों में विसर्प एवं गोखुर झीलों का निर्माण करती है। ये विसर्प हो गया, ठीक है ना, और ये गोखुर झील नदी बह रही है और इसने अपना रास्ता चेंज कर लिया तो गाय के खुर के समान एक झील का निर्माण हो गया है, इसे गोखुर झील कहा जाता है। अंत में ये नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है। ये अंतिम छोर है जहाँ पर ये डेल्टा का निर्माण कर रही है। फिर अपन हिमालय की नदियों के बारे में अपन ने इसकी विशेषता सिंधु नदी के बारे में बताया था मैंने आपको कि सिंधु नदी है वो मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से निकलती है, पश्चिम की तरफ बहती है और जम्मू कश्मीर के लद्दाख ये सिंधु नदी का पूरा आपके तंत्र दिया गया है। ठीक है ना, लद्दाख से भारत में आती है, सिंधु बलूचिस्तान गिलगित से बहते हुए अटक के पर्वतीय क्षेत्र में बहती है और इसकी सहायक नदियाँ सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब और अंत में कराची इसके पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद में गंगा नदी के बारे में पढ़ा कि इसकी मुख्य जलधारा है वो भागीरथी है जो गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है। ठीक है, इस प्रकार से अपने हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कंप्लीट होती है। इसके अगले भाग में अपन पढ़ेंगे भारत की प्रायद्वीपीय नदियाँ और उनकी विशेषताएं।